हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसवी एजुकेशनल एकेडमी। आई एम गौसल सर। आई एम निहित सर। और आज हम सॉल्व करेंगे नीट 2024 का फिजिक्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं, हम दोनों मिलके जो है फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमारा, इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मींस क्या, n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल है किसके, n डिवीजन ऑफ NMSD। मतलब 1 VSD कितना आएगा आपका, n/n+1 MSD के इक्वल आएगा। ठीक है, अब अपने को क्या बोला, वर्नियर कांस्टेंट पूछा है। ठीक है, वर्नियर कांस्टेंट अपना कितना आ जाएगा, आपका वर्नियर कांस्टेंट आएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। और 1 VSD की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल रखे हैं कितनी, n/n+1 MSD, n/n+1 MSD मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, और VSD मींस बोलता है क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन। देन एलसीएम लेके मैं सॉल्व करूंगा। एलसीएम आएगा आपका n+1, यहां पर क्या आ जाएगा, n+1 माइनस n, और ये MSD। तो n और n कैंसिल, कितना आया, 1/n+1 MSD आया। ठीक है, और MSD की वैल्यू हमको दी हुई है 0.1 mm इज द वर्नियर कांस्टेंट। ये हम नहीं, सॉरी, ये दिया हुआ है 1 MSD इज द 0.1 mm वर्नियर कांस्टेंट, तो हमको निकालना है। तो 1/n+1 इंटू 0.1 mm। अब लेकिन मेरे को किस में निकालने बोले, सेंटीमीटर में निकालने बोला है। यहां पर यूनिट का खेल है। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, ये पूरा सॉल्व कर लेंगे लेकिन यूनिट में अटक जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है, सेंटीमीटर में निकालना है। और मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में निकालना है, मतलब इसको 10 से डिवाइड कर देंगे हम। तो कितना आ जाएगा ये 1/n+1 इंटू 0.1/10। ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहां कितना हो जाएगा, 100। मीन्स कितना, 1/n+1 इंटू 100। कौन सा ऑप्शन है आपका, ये सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या बोल रहा है, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन, मोनोक्रोमेटिक सोर्स मतलब क्या, सिंगल वेवलेंथ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट मींस मतलब पूरे के पूरे आ गए विद ग्योर। देन इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिसअपीयर। डिसअपीयर तो नहीं होगा भाई। सबसे पहली बात तो ये समझ लो, सेंट्रल मैक्सिमा क्या बनेगा आपका, ब्राइट बनेगा। पहला चीज तो ये होना चाहिए। तो सेंट्रल ब्राइट कहां कहां पर है, दिख रहा है आपको। सेंट्रल डार्क तो पॉसिबल नहीं है, डिसअपीयर हो नहीं सकता। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट ये रहा। अब मुद्दा ये है कि आखिरी थर्ड और फोर्थ में से कोई एक हो सकता है। फोर्थ क्या बोलता है, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विल बी इक्वल विड्थ। इक्वल विड्थ की हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहां पर मल्टीपल वेवलेंथ है। विद ग्योर आ गया ना, मल्टीपल वेवलेंथ है तो अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग रहेगा आपका। ठीक है, सेम इक्वल विड्थ की पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। क्या आएगा आपका आंसर, देयर विल बी सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय अ फ्यू कलर फ्रिंजेस। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं आपका, लॉजिक गेट वाला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, लॉजिक सर्किट प्रोवाइड्स द आउटपुट y एज पर द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। बच्चों आपको ट्रूथ टेबल बहुत इजीली देखना है, सबसे आसान है, दिया हुआ है। देखो b आपको दिख रहा है 0 है और y क्या है, 1 है। जब b 1 है तो y क्या है, 0 है। जब b 0 है तो y क्या है, 1 है। जब b 1 है तो y क्या है, 0 है। मतलब b का अपोजिट है आपका आउटपुट। मींस क्या बोल सकता हूं मैं, सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को, b बार इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हुज ईएमएफ इज 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम व्हेन कनेक्टेड थ्रू अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एज शोन इन द फिगर। सिंपल सा है, आपको इसमें दो चीजें हमने पढ़ाई हुई है। एक तो बैटरी चार्ज हो रही है या बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तब V इक्वल टू होता है E माइनस IR, और जब बैटरी चार्ज होती है तब होता है V इक्वल टू E प्लस IR। यहां पर देखो करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जाने का मतलब क्या है, आपका बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। मीन सिंपल फॉर्मूला V इक्वल टू E माइनस IR, और E की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 10 गिवन है। मुद्दा ये है कि अब आपको I निकालना पड़ेगा भाई, आई गिवन नहीं है तो आई निकाल लेते हैं। आई की वैल्यू कितनी आएगी, 10/4 और 1 कितना, 5। आई की वैल्यू कितनी आई आपका, 2 एम्पियर। ठीक है, तो 10 माइनस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 1। मींस 10 माइनस 2 इंटू 1 2, 10 माइनस 2 कितना रहेगा आपका, 8। ठीक है, 8 वोल्ट इज द राइट आंसर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला अ मैग्नेटिक नीडल परफॉर्म 20 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 5 सेकंड। आपको यहीं पर दे दिया टाइम पीरियड 20 कंप्लीट ऑसिलेशन कितनी देर में दे दिया है आपका 5 सेकंड में, मींस टाइम पीरियड इक्वल टू कितना हो गया आपका 5/20। ठीक है, और टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम 2 पाई रूट ओवर आई बाई एम बी लगाते हैं, क्या 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन एम बी। ठीक है, देन आपको क्या बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ नीडल इज कितना 9.8 इंटू 10⁻⁻6 आई की वैल्यू गिवन है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ नीडल कितना दिया x इंटू 10⁻⁻5, मतलब क्या दे दिया आपको m की वैल्यू दे दिया है। ठीक है, देन हमको क्या पूछ रहा है, हाँ, और b की वैल्यू कितनी दिया हुआ 0.049 और मेरे को ये एक अननोन दे दिया यहाँ पर x और x की वैल्यू निकालने बोला है। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, हाँ 5 बन जा 5 4 जा, ये कितना आ गया आपका 1/4 इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आई की वैल्यू पुट करते हैं हम, आई की वैल्यू कितनी है आपका 9.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन m x इंटू 10⁻⁻5, ये इसको x को ऐसे बना देता हूं मैं इंटू 10⁻⁻5। देन आपको क्या बोला है, b की वैल्यू कितनी बोला 0.049। इसको सॉल्व करते हैं बच्चा लोग। ठीक है, तो पहले ही मैं दोनों साइड होल स्क्वायर कर लेता हूं, तो 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16, 2 का स्क्वायर 4 और ये पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर रख देते हैं, पाई स्क्वायर के टर्म्स में आंसर है, पहले ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर कितना आएगा ये 9.8 इंटू 10⁻⁻6 -5 ऊपर जाके +5 हो जाएगा, ये पॉइंट यहां से हटाओगे तो यहां पर 3 जीरो आएंगे, मतलब ये पावर +3 हो जाएगा। अपॉन में कितना बचेगा x इंटू 49। एक काम करता हूं, यहां से भी पॉइंट हटा लेता हूं तो यहां पर एक और 10 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ये 2 हो गया आपका। ठीक है, कितना आ जाएगा यहां से 2 से कैंसिल कर लो, एक काम करो ये 2 5 जा हो गया, कितना आया ये 1/16 इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6 प्लस 5 कितना हुआ आपका ये -1 प्लस 3 538, मतलब कितना बचा 2। ठीक है, इंटू 10⁻2 अपॉन में कितना है यहाँ पे x इंटू 5x है। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, x को उठा लेते हैं हम लेफ्ट साइड पे, कितना आ जाएगा 16 4 जा 64 इंटू 10⁻2 पाई स्क्वायर अपॉन 5, कट करो 5 से, 5 बन जा 5 बचा 114, अप्रोक्सीमेटली 13 बोल लेता हूं मैं। ठीक है, तो 13 इंटू 10 स्क्वायर, कुछ तो मिस्टेक है ना, 1300, 13 इंटू 10 स्क्वायर मतलब 1300 पाई स्क्वायर अप्रोक्स, क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है, तो इसके आसपास क्या दिखता है आपको 1280 पाई स्क्वायर, 1300 पाई स्क्वायर के आसपास क्या है 1280 पाई स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, A wire of length L and resistance 100 ohm divide into 10 equal part, मतलब मैं 100 ohm को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं। ठीक है, मतलब सबका रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका 100/10 करूंगा तो 10 हो गया सबका एक का। ठीक है, फर्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब 10-10 ओम के 5 रेजिस्टेंस में सीरीज में कनेक्ट करूं, कितना हो जाएगा वो आपका 50। ठीक है, एंड नेक्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 5 को पैरेलल में कनेक्ट कर लो, पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R करोगे तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आने वाला है पैरेलल के लिए 5/10, उल्टा करोगे इसका तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। देन क्या बोलता है द 2 कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहले तो आपका 100 ओम का था L लेंथ, इसको मैं 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 5 को पैरेलल कनेक्ट किया और 5 को सीरीज, सीरीज का 50 आया, पैरेलल का कितना आया 2 आया। देन इन दोनों को कैसा कनेक्ट कर दिया मैंने, अगेन कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब डायरेक्ट ऐड कर दो, कितना आ जाएगा ये आपका 52। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा गौसल सर बताएंगे आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए बेटा, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड, है ना, ये ब्लॉक है, देखिए दोनों आपस में कनेक्टेड है और ये सरफेस है फ्रिक्शनलेस। अब इसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रही 10 न्यूटन, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, देखिए एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम विल बी नेट एक्सटर्नल फोर्स दैट इज 10 अपॉन टोटल मास 3 + 2 5, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये दोनों बॉक्स जो है एक साथ मूव करेंगे। अब आपको निकालना है फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, तो ब्लॉक बी में मान लो फोर्स एक्सर्ट हो रही है
R कौन एक्सर्ट करेगा? ब्लॉक ए। ठीक है, अगर हम सिर्फ ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ब्लॉक बी में एक फोर्स दिख रही है R, ठीक है, और ब्लॉक बी का मास है 3 kg। तो अगर हम ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो और इसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएं तो ये हो जाता है नेट फोर्स ऑन ब्लॉक बी दैट इज R इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक बी दैट इज 3 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। अब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा ए और बी का, जो कि 2 होगा, तो बी का एक्सेलरेशन भी 2 है, तो ये जो R है वो आ जाएगा 6 न्यूटन। व्हाट इज R? इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए टू द ब्लॉक बी, और यही आपसे पूछ रहा है, तो आंसर आएगा बेटा 6 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्लीज सर कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ टाइटली बाउंड 100 टन्स कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 7 एम्पियर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। सबसे पहली बात तो कितना टन है? 100 टन दिया हुआ है, रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर, यूनिट का ध्यान रखना है, सेंटीमीटर में है यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। सीधा सीधा लगाओ, म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। वैल्यू पुट कर देते हैं भैया। सबसे पहले म्यू नॉट की वैल्यू क्या डालूंगा मैं? 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है आपका? 100 टन। ठीक है, इंटू 100। आई की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 7 अपॉन कितना? 2 इंटू आर। रेडियस कितना? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 अपॉन 100। 10 अपॉन 100 कितना हो जाएगा आपका? 1 अपॉन 10, मतलब डायरेक्टली लिख देता हूं 10 टू पावर -1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 2 से कट करो, 2 2 जा कितना? 2 पाई, ये 7 है, 7 2 जा हो जाएगा आपका 14 इंटू 10 टू पावर -7 प्लस 2 -1 ऊपर जाके हो जाएगा ये +1। कितना आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली 3 ले लो। चलो आप इसको पाई को 3 ले लेते हो, 14 3 जा कितना? 42 43 अप्रोक्स ले लेता हूं। चलो मैं इंटू 10 टू पावर, ये कितना हो जाएगा आपका? -4। तो एक काम करते हैं, इसको क्या ले लेता हूं मैं? 4.3 इंटू 10 टू पावर -3, तो 4.3 मिली टेस्ला। ठीक है, तो इसके 4.3 के आसपास कौन सा है आपका मिली टेस्ला? थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड इज द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर टर्न रेशियो एनपी अपॉन एनएस इक्वल टू 1/2, रेशियो वीएस अपॉन वीपी पूछा है। सबसे पहले ध्यान रखना, वीपी अपॉन वीएस पूछा है या वीएस अपॉन वीपी। रेशियो वाले क्वेश्चन में हम ये गलती करते हैं कि रेशियो रेसिप्रोकल लगा देते हैं। ठीक है, यहां पर देखना मैक्सिमम लोगों से बच्चा वही गलती हुई होगी। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है आपका? एनपी बाई एनएस इक्वल टू वीपी अपॉन वीएस, और एनपी बाई एनएस की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे को? 1/2। तो वीपी बाई वीएस आया 1/2, लेकिन हमको वीपी बाई वीएस नहीं पूछा है, वीएस बाई वीपी पूछा है। तो वीएस बाई वीपी क्या हो जाएगा? इसका उल्टा 1:2 आ रहा है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2:1। सेकंड ऑप्शन सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया है। ट्विस्ट क्या है आपका? अपोजिट, रेसिप्रोकल पूछ दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग क्या बोल रहे हैं? ग्राफ विच शोज द वेरिएशन 1/λ² इट्स काइनेटिक एनर्जी E। लैम्डा 1/λ² और E के बीच में रिलेशन हमको बताना है। यहां पर मेरे को ऑलरेडी पता है क्या कि E लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? 1/2 पाई एम, मतलब 1/√E। लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? 1/√E। डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, 2me होता है शायद फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां दोनों साइड होल स्क्वायर कर दूंगा तो क्या रहेगा? लैम्डा स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/E, E को इधर ले रहा हूं प्रोपोर्शनल टू 1/λ², मतलब 1/λ² और E आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मींस इनके बीच का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना है, यहां लैम्डा और E के बीच में ग्राफ नहीं पूछा है, 1/λ² और E। तो 1/λ² और E दोनों कैसे प्रोपोर्शनल है आपके? डायरेक्टली। मींस ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट टाइप वाला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। ठीक है, क्या बोलता है? गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस।
ठीक है, यस बिल्कुल एकदम सही, राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है यहाँ पर पे, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। नहीं भाई, हर एलिमेंट स्टेबल नहीं होता, रेडियो एक्टिव टाइप के भी तो होते हैं, ठीक है। एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, बिल्कुल नहीं, सेकंड वाला क्या है आपका, रॉन्ग हो गया यहीं पर, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज राइट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, मतलब थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे गौशल सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ बॉब इज व्हर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ ओमेगा आरपीएम। तो एंगुलर स्पीड जो है ये दी है ओमेगा जो है ना, और बॉब जो है ऐसा घूम रहा है बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग। बॉब मींस कोई स्फेरिकल बॉडी है, इसको रस्सी से बांधा गया और इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जा रहा है। हॉरिजॉन्टल है ना, सर्कल में घूमने के लिए इस बॉब को क्या लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन। टेंशन का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, इट इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि चेन सिर्फ ओमेगा में आ रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं द टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। तो सबसे पहले टेंशन, जब एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो टेंशन है t, और जब एंगुलर स्पीड को बढ़ा के 2 ओमेगा कर दिया, बाकी रेडियस और मास को कांस्टेंट रखा, तो मान लो कि जब एंगुलर स्पीड को 2 ओमेगा किया तो नया टेंशन t डैश आ गया। तो हम ऐसा लिखते हैं, हम इसको फॉलो करेंगे t प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनल टेंशन अपॉन इनिशियल टेंशन इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर स्पीड का स्क्वायर। फाइनल एंगुलर स्पीड है 2 ओमेगा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन इनिशियल एंगुलर स्पीड का स्क्वायर। तो इनिशियल एंगुलर स्पीड है ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो नया टेंशन आएगा बेटा वो आ जाएगा 4t। सो आंसर विल बी, न्यू टेंशन विल बी 4t। सो आंसर विल बी 4t, ठीक। चलिए ठीक है बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। फॉर अ सोलर सेल आईवी कैरेक्टरिस्टिक लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन ग्राफ। ये कुछ ऐसा बनता था और ये वाला पोर्शन जो होता था क्या होता था, सोलर सेल के लिए होता था। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, इन अ रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर इज ड्यू टू मेजर। नहीं भाई, यहीं पर देखो रिवर्स बायस लिखा है और यहाँ मेजॉरिटी चार्ज लिखा है, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स। रिवर्स बायस के केस में माइनॉरिटी कैरियर होता है, मतलब ए करेक्ट है और आपका बी इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ये आपको बेटा बताएंगे गौशल सर। यहाँ पर दिया, देखिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम में प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया है। आपको पूछ रहा है वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ BC। अब देखिए वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इन द पाथ BC वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस पॉइंट बी पर भी वॉल्यूम 400 सेंटीमीटर क्यूब है और पॉइंट सी पर भी वॉल्यूम क्या है 400 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, देयरफॉर वर्क डन विल बी 0। सो आंसर विल बी 0। चलिए ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थ्री स्फेरिकल शेल चार्ज बाय सम सोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट C एंड P। भैया सबसे आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा नहीं पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको, ठीक है। जितना पोटेंशियल C पर होगा उतना ही पोटेंशियल कहां पर होगा, आपका P पर होगा, सरफेस पे भी होगा, मतलब दोनों जगह पोटेंशियल सेम है, दोनों जगह पोटेंशियल सेम है और हमको पूछ क्या रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है C और P के बीच में, मतलब आंसर क्या रहेगा आपका 0। सेम है तो डिफरेंस कितना आएगा आपका 0, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौशल सर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम। So the moment of inertia of a thin rod about an axis passing through its midpoint and perpendicular to the rod is 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिया है ये रॉड का कौन से एक्सिस के अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। मान लीजिए ओवरऑल रॉड की लेंथ अगर L है तो एक एंड से एक्सिस की दूरी होगी L/2, तो ये वाला एक्सिस है और इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा हुआ है, इस एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/12, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपको पता है, मास दिया हुआ है, आपको लेंथ निकालना है, तो यहाँ से L हो जाएगा √12I/m,
चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेंथ विल बी √12, ठीक है। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपको वैल्यू दिया 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। हम यूनिट चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आंसर जो है वो सीजीएस यूनिट में ही दिया है, तो हम वैल्यूज को भी सीजीएस यूनिट में ही सॉल्व कर रहे हैं। अपॉन में लेंथ और ये जो है 400 ग्राम जो है ये मास ऑफ द रॉड है, तो अपॉन 400, ठीक है। ये हो जाएगा 6 टाइम 12 6 72, तो रूट ऑफ 72 जो होगा ये होगा 8 से कुछ ज्यादा, ठीक है, 8 से कुछ ज्यादा और 9 से कम, सो आंसर विल बी 8.5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो ये किसका एग्जांपल हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पर देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों जो है वेक्टर है। अगर मान लीजिए वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। सर्कुलर मोशन में हमको पता है कि भले स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार क्या होगा, चेंज होगा, तो वेलोसिटी एज अ वेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा, तो वेलोसिटी वेरी होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है, अब देखिए क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है तो इसमें एक ही एक्सेलरेशन होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसका डायरेक्शन जो है वो सेंटर की तरफ होगा। तो इस पॉइंट पर सेंटर की तरफ मतलब इधर, इस पॉइंट पर सेंटर की तरफ मतलब नीचे, इस पॉइंट पर सेंटर की तरफ मतलब राइट साइड, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज होने से एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, चेंज होगा। तो आंसर आएगा वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है बच्चा लोग, क्या बोल रहा है, इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अमंग द फॉलोइंग आर, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू h nu, एकदम राइट है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ फोटोन c होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन p इक्वल टू h nu बाई c, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व, ये भी सही है। फोटोन पजेसेस पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया हमारा फॉल्स, फोटोन कोई चार्ज होता ही नहीं है फोटोन में, मींस A B C D, सेकंड ऑप्शन A B C and D ओनली, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौशल सर बताएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय 2t-1 SI यूनिट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। अब हमको इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू बताना है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है ये होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस पावर का ये फॉर्मूला हो गया। तो चलिए देखिए, फोर्स आपको दी हुई है 5 न्यूटन और आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है 2t-1, तो यहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इट इज ds/dt। तो चलिए इसका डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी दैट इज 2t-1, ये आ जाएगा 2, सो वेलोसिटी इज 2 एंड फोर्स आपको दिया 5 न्यूटन, तो पावर विल बी 5 into 2 दैट इज 10 वॉट, ऐसा यूनिट में आएगा, सो आंसर विल बी 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निहित सर बताएंगे आपको। ठीक है बेटा, क्या बोल रहा है, लाइट रे एंटर्स थ्रू अ राइट एंगल प्रिज्म एट पॉइंट P, राइट एंगल प्रिज्म ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 30 डिग्री, इट ट्रेवल थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू इट्स बेस BC, यहां पर पे जा रहा है आपका, ठीक है। इट ट्रेवल थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू इट्स बेस BC एंड ओके, ठीक है, पैरेलल हो गया, एंड इमर्ज थ्रू द फेस AC, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है भाई, ये 90 ये 90, ये आपका हो जाएगा क्रिटिकल एंगल, ले लेता हूं मैं इसको थीटा सी, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ये 90 मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा सी। चलो इसमें लगाता हूं मैं इस और इस सरफेस के बीच में क्या लगा लूं मैं आपका स्नेल लॉ यूज कर लेते हैं हम, तो 1 इंटू कितना साइन 30 इक्वल टू म्यू इंटू साइन 90 माइनस थीटा सी। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई आपका 1/2, ठीक है, म्यू साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका cos थीटा, तो ये हो गया cos थीटा सी, ठीक है, 1/2 इक्वल टू म्यू, cos थीटा सी को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, और साइन थीटा सी मतलब क्या होता है आपका 1 अपॉन म्यू होता है, तो 1/2 इक्वल टू म्यू इंटू रूट ओवर 1 माइनस ये 1 अपॉन म्यू होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा सी है मींस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, दोनों साइड होल स्क्वायर कर देता हूं, मींस 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1/4, ये म्यू स्क्वायर और
स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/4 इक्वल टू म्यू स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 अपॉन म्यू स्क्वायर में करोगे तो कितना बचेगा 1, -1 लेफ्ट साइड ले आना तो 1/4 प्लस 1 इक्वल टू कितना बचा म्यू स्क्वायर, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 1 + 4 कितना 5/4, म्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 5/4, तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी √5/2 इज द राइट आंसर, √5/2 कौन सा है आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इन द फॉलोइंग सर्किट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन, इससे आसान क्वेश्चन पूरे कैपेसिटर का नहीं हो सकता भाई, डायरेक्ट सीरीज पैरेलल वाली बातें बोल दिया है, 2 × 2 2 × 2 व्हीट स्टोन वाला कॉन्सेप्ट लग गया, मतलब इस कैपेसिटर के होने या ना होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मींस अब ये दोनों हमारे 2 और 2 क्या हो गया आपका सीरीज में, और 2 और 2 का सीरीज कितना हो जाएगा आपका 1, इन दोनों 2 और 2 का सीरीज कितना हो जाएगा 1, और 1 का पैरेलल कितना हो जाएगा 2, सिंपल आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, 22, ये बताएंगे आपको बेटा गॉसल सर। चलिए, तो सॉलिड एंगल दोस द क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल, हमको पता है सॉलिड एंगल जो होता है इट इज डायमेंशनलेस, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी क्वांटिटी है बेटा जो डायमेंशनलेस है, स्ट्रेन हमको पता है इट इज डायमेंशनलेस एंड एंगल इज आल्सो डायमेंशनलेस, सो आंसर विल बी 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मैक्सिमम इलॉन्गेशन ऑफ अ स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ if the elastic limit of steel and its Young's modulus are, आपको स्टील वायर जिसकी ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर है ना, इसकी ओरिजिनल लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, if the elastic limit, इसकी इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जिसके बाद पार्टिकल जो है अपनी इलास्टिसिटी को कुछ ना कुछ अमाउंट में लूज करेगा, तो वो जो F, ये जो वैल्यू दी है ये दी है आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रेस की वैल्यू, F/A की वैल्यू दी है 8 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब अगर इससे ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे तो पार्टिकल जो है इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करके प्लास्टिक रीजन में चले जाएगा। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस आपको दिया 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है बेटा, इलॉन्गेशन। अब हमको मालूम है यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, del L/L, तो ये ऊपर आ जाता है, तो यहां से इलॉन्गेशन आ जाएगा F/L/A1, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे जिसमें F/A क्या होगा, इलास्टिक लिमिट होगा, मतलब वो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा जिसको क्रॉस करने से पार्टिकल प्लास्टिक रीजन में चले जाएगा। ओरिजिनल लेंथ है 1 मीटर और यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू दी है, तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, तो del L विल बी इक्वल टू F/A की वैल्यू आपको दी है 8 × 10⁸ ऐसा यूनिट में, ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर अपॉन यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू भी ऐसा यूनिट में दी है 2 × 10⁻11, तो यहां से 4 जाएगा और ये ऊपर से -3, तो आ जाएगा 4 × 10⁻³ मीटर, दैट इज हम बोल सकते हैं 4 मिलीमीटर, सो आंसर विल बी 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नीत सर बताएंगे। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अबव डायग्राम स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स सोलेनॉइड 2, ठीक है, ये एक सोलेनॉइड से दूसरे सोलेनॉइड मूव करता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सोलेनॉइड 1 एंड दैट इन सोलेनॉइड 2, आपको ये पूछ रहा है। सबसे पहली बात आप ये समझो, यहां पर ये नॉर्थ पोल जो है आपका दूर जा रहा है और यहां पर ये आपका साउथ पोल क्या हो रहा है, आपका पास में आ रहा है, तो साउथ पोल पास में आ रहा है, तो यहां पर डायरेक्शन करंट का कैसा रहेगा आपका D से C, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है, और यहां पर लेंज लॉ लग रहा है भैया, यहाँ पर सीधा सीधा सा है, ठीक है, यहां पर आपका क्या है, नॉर्थ पोल आपका दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है मतलब कहां पर डायरेक्शन होगा, यहाँ पे आपका A से B की तरफ, कुछ इस तरीके से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हम देख लेते हैं, आपका पहले वाले AB और DC, AB एंड DC, ये रहा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग आपको बताएंगे गॉसल सर। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपको दिया द मास ऑफ अ प्लेनेट इज 1/10 ऑफ द अर्थ, तो एक प्लेनेट है जिसका मास हम mp ले लेते हैं, इट इज m/10, दैट इज m मैं ले रहा हूँ मास ऑफ अर्थ, सो प्लेनेट का मास हो गया अर्थ के मास का 1/10, और जो उसका जो डायमीटर है, प्लेनेट का जो डायमीटर ऑफ प्लेनेट इज हाफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, तो सपोज डायमीटर ऑफ अर्थ इज d, तो इसका प्लेनेट का डायमीटर हो जा रहा है d/2। आपको उस प्लेनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है। अच्छा, अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है Gm/r², ठीक है,
और ये वैल्यू हमको पता है ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब वैल्यूज को हम पुट करेंगे। आपको यहाँ डायमीटर के टर्म में दिया है, अगर डायमीटर हाफ होगा तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू m/r स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू m/r स्क्वायर। अच्छा r की जगह आप 2d भी लिख सकते, d/2 लिख सकते हो। सो इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू m/d स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि r की जगह d/2 लिखोगे तो d स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो 4 भी एक कांस्टेंट है। सो g विल बी प्रोपोर्शनल टू m/d स्क्वायर। सो अब इसका यूज करके हम निकालेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट। सो यह जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, इट इज इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो यह जाएगा मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ इनटू, अब क्योंकि डायमीटर का स्क्वायर इनवर्स रिलेशन में तो यह हो जाएगा डायमीटर ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन डायमीटर ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज इक्वल, मास ऑफ प्लैनेट आपको दिया m/10। अब हम अर्थ के टर्म में इसकी वैल्यू को पुट करें m/10, और अर्थ का मास में ले रहा हूं m इनटू डायमीटर ऑफ अर्थ का स्क्वायर है। सो अर्थ का डायमीटर अगर मैं d ले रहा हूं तो d स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में dp कितना है, डायमीटर ऑफ प्लैनेट है d/2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा d स्क्वायर बाई 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से m कैंसल, d स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट हो जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट हो जा रहा है, ये g इधर जाएगा, ठीक है, g इधर जाएगा तो ये 4 इधर है। सो 4ge बाई 10, 4ge बाई 10, और g को अगर हम 9.8 लेंगे, या इसको ले लेते हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट हो जाएगा 0.4ge और g हो जाता है 9.8। तो ये आंसर आ जा रहा है बेटा, आंसर अगर हम ऑप्शन से देखें तो 3.92 अगर हम इसको सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निहित सर बताएंगे। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये तो डायरेक्ट अपन याद करके रखें या तो कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, लेकिन क्लास में आपको याद करवा दिया गया था ऑलरेडी, ठीक है। हाइड्रोजन टाइप का स्पेक्ट्रम है आपका, वेवलेंथ बताना है नैनोमीटर में, n = 3 से कहां पर n = 2 के लिए, नैनोमीटर के लिए कितना हो जाएगा ये आपका 656.3, सीधा सीधा मतलब A3। चेक करते हैं A3 किसमें, एक ही ऑप्शन हमारे A3 का सेकंड ऑप्शन, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट। और इसके लिए क्लास में ही आपको याद करवा दिया गया था सारी चीजें, क्यों, क्योंकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए, अदरवाइज आप फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस, ब्रूस्टर्स एंगल, देन ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है भैया। रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आएगा इसका आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान, ये भी आपको क्लास में बताया गया है। क्या बताया गया है आपको क्लास में, सबसे पहले अपन देख लेते हैं किसके लिए आपका, इसमें डायमैग्नेटिक के लिए। डायमैग्नेटिक के लिए क्या हो जाएगा आपका, ससेप्टेबिलिटी 0 से लेके कहां, मतलब -1 से लेके कहां तक हो जाएगा आपका, 0 तक हो जाएगा। और क्या आपका मेन जो है आपका फेरोमैग्नेटिक, आप किसी एक का भी रट लो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। फेरोमैग्नेटिक का क्या आ जाएगा आपका, ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, 1 से बहुत ज्यादा होती है। देख लेते हैं A2B3 किसमें है आपका, A2B3, A2 आपका पहले में है, A2 आपका दूसरे में है, फोर्थ और थर्ड कैंसिल हो गया, मींस A2B3 आपका, B3 इसमें नहीं है, मींस आपका बचा फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे गौशल सर। चलिए बेटा, अब इसमें दिया टू बॉडीज A and B of same mass undergoes completely inelastic one dimensional collision. Body A moves with speed v1. बॉडी A जो है उसका मास अगर मैं m ले लूँ तो और उसकी स्पीड है v1, और बॉडी B जिसका सेम मास है, क्योंकि दोनों का मास सेम दिया हुआ है, वो रेस्ट में है, जिसकी स्पीड v2 मैं बोल देता हूँ वो रेस्ट में। ये बिफोर कोलिजन का सिनेरियो है। अब कोलिजन होने के बाद, क्योंकि कोलिजन कंप्लीट इनइलास्टिक है, तो दोनों एक साथ चिपक जाएंगे और दोनों एक ही कॉमन वेलोसिटी से चलने लगेंगे, ठीक है। और ये कॉमन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो कॉमन वेलोसिटी जिसको नाम दिया गया है v2, जिसका नाम क्या है v2, ये कॉमन वेलोसिटी हमको निकालना है। सो कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2
अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमने निकाला फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास। v1 इज द टकराने के ए की टकराने की पहले की वेलोसिटी, कोलिजन के पहले की ए की वेलोसिटी, और v2 क्या है, कोलिजन के पहले की b की वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ से v2 कितना आ जाएगा बेटा, देखो m1 भी m है और m2 भी m है, तो m लिखूंगा मैं m इंटू v1, v1 इज v1 प्लस m2 भी m है, लेकिन v2 क्या है, v2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी रेस्ट में था, इसलिए v2 क्या हो जाएगा 0 अपॉन m1 प्लस m2, m प्लस m इज 2m। तो ये कितना आ रहा है आप लोग देख लीजिए, m इंटू v1, और ये तो 0 हो गया, m कैंसिल हो गया, v1/2, ठीक है। तो क्या रिलेशन आ रहा है हमारे पास, v2 इज इक्वल टू v1/2, और आपको रिलेशन निकालना है v1/v2। सो v1/v2 यहां से आ जाएगा, v1/v2 आ जा रहा है 2:1। सो आंसर विल बी 2:1, आंसर विल बी 2:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नीत सर बताएंगे। चलिए बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 82x290 ये दिया हुआ है हमको, क्या बोला, इन द न्यूक्लियर एमिशन स्टेटेड अबव द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द प्रोडक्ट क्यू रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। डायरेक्टली हमको क्या बोला है, क्यू के लिए चीजें पूछ रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली क्यू के लिए पूछ रहा है। पहले अल्फा पार्टिकल मतलब क्या, आपका हीलियम न्यूक्लियस, मींस यहाँ पर 82 में कम कर देता हूँ, 2 कितना हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 286 हो जाएगा। अब आपका ये 286 यहाँ पर भी रहने वाला है आपका, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। ये 80 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले ये 79, फिर ये अगेन 80, फिर ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पे आके अगेन 81 हो जाएगा ये, ठीक है। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस मतलब 2He4, ठीक है। 2 कम किए 80 हुआ, 286, ई पॉजिटिव पॉजिट्रॉन मतलब 80 कम हो गया 79, बीटा माइनस मतलब अगेन 80, और इलेक्ट्रॉन मतलब ये अगेन हो गया आपका 81 286, इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको बताएंगे गौशुल सर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एसएचएम से रिलेटेड है। ये एसएचएम का इक्वेशन है ना, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। अगर हम इक्वेशन जान रहे हैं तो यहाँ से 5 जो होगा एम्पलीट्यूड होगा। अब एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या होगी बेटा, जो यूनिट x की होगी, क्योंकि साइन के बाद ओवरऑल ये जो पूरी वैल्यू है ये तो डायमेंशनलेस है और यूनिटलेस है, तो x इज इक्वल टू 5 मीटर। तो जो यहाँ पर यूनिट है वही एम्पलीट्यूड की भी यूनिट होगी, तो एम्पलीट्यूड होगा 5 मीटर, ठीक है। और ये t के बाद जो भी होता है वो ओमेगा होता है, तो ओमेगा हो जाएगा स्मॉल t, सॉरी ओमेगा हो जाएगा पाई, ठीक है ना। सो ओमेगा विल बी पाई, इसको अपन मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ओमेगा विल बी इक्वल टू पाई, क्योंकि अब हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा आ रहा है पाई, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, इट इज इक्वल टू पाई। पाई और पाई क्या हो जाएगा, कैंसल, देयरफॉर यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 सेकंड का। सो एम्पलीट्यूड आ जा रहा है 5 मीटर और टाइम पीरियड आ रहा है 2 सेकंड का। सो आंसर आ जाएगा, देखिए आपको एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड निकालना है, 5 मीटर एंड 2 सेकंड, दैट इज आंसर विल बी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अ थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 centimeter is placed gently over the surface of water. If surface tension is this, then excess force required to take it away from the surface is। देखिए सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। लेंथ मतलब जितनी लेंथ में जो है सरफेस जो है फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। अब क्योंकि डिस्क सर्कुलर है, उसमें सराउंडिंग जो है ना, सरफेस में जो सराउंडिंग लिक्विड है वो ऐसा हर जगह फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स जो लगेगी वो पूरे सरकमफेरेंस में लगेगी। मतलब ये जो लेंथ जिसमें फोर्स लग रही है वो कितनी हो गई, 2 पाई आर। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेंशन इंटू लेंथ, दैट इज 2 पाई आर। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। फोर्स की वैल्यू हो जाएगी टेंशन कितना दिया हुआ है बेटा, 0.07 न्यूटन पर मीटर, ये दिया हुआ है आपको SI यूनिट में 0.07 इंटू 2 पाई की जगह 22/7 ले लेते हैं, और रेडियस आपको दिया 0.45 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 4.5 सेंटीमीटर है, तो ये 0.45 मीटर हम 0.045 ये मीटर हो जाएगा। मीटर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ठीक है। तो यहाँ से फोर्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, देखिए 7
और ये हो जाएगा 0.01, ठीक है। ये आ जाएगा 0.02, है ना। ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02 इंटू 22 इंटू ये था 0.05 था, ये 0.045 था, है ना। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो फोर्स विल बी 22 इंटू 2 44, 22 इंटू 2 हो जाएगा 44 और 2 डेसिमल रहेगा तो 0.44 इंटू 0.045। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 45 इंटू 44, 5 4 22, 4 18, फिर वैसे ही 180, यहाँ से जा रहा है 0 16, है ना, 1 हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो जा रहा है बेटा, तो यहाँ से 0 आ रहा है, 8 आ रहा है, 1 आ जा रहा है, ठीक है। 0 आ जाएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 1, और डेसिमल जो आ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 0.01980 न्यूटन। लेकिन आपसे आंसर पूछ रहा है मिली न्यूटन। देखिए यहाँ न्यूटन में तो ऑप्शन के हिसाब से जाएगा नहीं, तो मिली न्यूटन में अगर हमको चाहिए तो इंटू 1000 करना पड़ेगा, तो 1 2 3, सो आंसर विल बी 19.8 मिली न्यूटन। आंसर विल बी 19.8 मिली न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निहित सर बताएंगे। ठीक है बेटा, क्या बोल रहे हैं, लॉजिक गेट, बहुत आसान क्वेश्चन। ये कैसा गेट है आपका, नैंड गेट। नैंड गेट में यदि अगर मैं दोनों इनपुट ऐड कर दूं तो डायरेक्टली बता रखा है आपको ऑलरेडी क्या हो जाता है, वो नॉट गेट हो जाता है आपका। सेम थिंग ये क्या है, नॉर गेट। सेम नॉर गेट में भी मैं दोनों इनपुट को ऐड कर दूं तो कैसा गेट बन जाता है, नॉट गेट। मतलब बी आ रहा है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बी बार। अब ये अगेन आपका नॉर गेट है। नॉर गेट मतलब पहले दोनों को मैं ऐड करूंगा देन होल बार लगा दूंगा। अब डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे भाई हम। डी मॉर्गन थ्योरम हमारी क्या बोलती है, इस बड़े वाले बार को दो पार्ट में तोड़ूंगा मैं, तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा आपका, डॉट में चेंज हो जाएगा। मींस ए बार बार डॉट बी बार बार, ठीक है। ए बार बार कितना, ए, और बी बार बार कितना, बी। ए डॉट बी किसका आउटपुट होता है आपका, एंड गेट का। मींस फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर लेबल्ड असर्शन। रीजन, असर्शन दिया है पोटेंशियल V एट एनी एक्सियल पॉइंट at 2 meter distance r from the center of a dipole। मोमेंट वेक्टर P, डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है मेरे को P, और मैग्नीट्यूड दिया हुआ है मेरे को ये, और ये भी दिया हुआ है पोटेंशियल के लिए, ठीक है। तो ये आपका असर्शन दिया है और रीजन दिया हुआ है। फॉर्मूला भैया इसका कितना होता है, KP/r²। ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है। प्लस माइनस लगाना चाहो तो आप प्लस माइनस भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आपका सेकंड वाले में फॉर्मूले में सबसे पहले यहाँ पर 2 लगा दिया इसने, 2 तो होता नहीं भाई, तो ये सबसे पहले रीजन R तो रॉन्ग हो गया। R फॉल्स है। R कौन कौन से फॉल्स है आपका, वो हो सकता है। R ट्रू दिया है मतलब ये तो हो नहीं सकता, और किस में दिया R ट्रू, ये भी हो नहीं सकता। A और R ट्रू ये भी नहीं हो सकता। मींस सीधा सीधा आपका जिसमें R ट्रू दिया है आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आप फॉर्मूला देखे KP/r², और यहाँ पर 2 लगा दिया है, 2 तो होता नहीं आपका। मींस आपका सेकंड एक ही ऑप्शन है जिसमें R को आपने फॉल्स बताया है, थर्ड ऑप्शन। यदि अगर ये नहीं दिया हुआ होता तो आपको सॉल्व करना पड़ता, और ये दिया हुआ है एक ही ऑप्शन में R फॉल्स दिया, मतलब आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। बच्चा लोग आपको बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, गौशुल सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रोलिंग मोशन का है, ठीक है, जिसमें सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, और हमको पता है रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। दोनों को कंबाइन करने से रोलिंग मोशन आता है। तो अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है और हम सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कंसीडर करेंगे तो हर पॉइंट की वेलोसिटी v होगी, p पॉइंट की वेलोसिटी भी v होगी, q पॉइंट की वेलोसिटी भी v होगी। लेकिन अगर हम रोटेटरी मोशन को कंसीडर करें तो रोटेटरी मोशन जो है वो इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा नीचे, v हो जाएगी, v = r ओमेगा होगा। यहाँ पर p पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, वेलोसिटी v होगी,
अगर ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो यहाँ वेलोसिटी v होगी बिकॉज इट इज इक्वल टू r ओमेगा, और r ओमेगा v के बराबर होगा। इस पॉइंट पर, दैट इज पॉइंट q पर वेलोसिटी v होगी रोटेशन के कारण, क्योंकि बॉडी ऐसा रोटेट करेगी, क्योंकि बॉडी रोल आगे बढ़ रही है तो रोटेशन का डायरेक्शन ऐसा क्लॉकवाइज होगा। तो इस पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन पीछे होगा, दैट इज एट पॉइंट q वेलोसिटी का डायरेक्शन पीछे होगा। सो नेट वेलोसिटी एट पॉइंट p कितना होगा, v प्लस v, दैट इज 2v। नेट वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ मास विल बी, है ना, v जो है ये इसके कारण हो जाएगा, और है ना यहाँ पर इस पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो नेट वेलोसिटी v√2 हो जाएगी। और अगर हम q की बात करें तो राइट साइड में v और लेफ्ट साइड में -v, तो नेट वेलोसिटी q में हो जाती है 0 हो जाती है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या आ जाएगा। वेलोसिटी p मूव स्लोअर देन q, रॉन्ग है। वेलोसिटी p मूव्स फास्टर देन पॉइंट q, राइट है, क्योंकि वेलोसिटी है ना पॉइंट p जो है उसकी वेलोसिटी 2v है और q की वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो आंसर जाएगा 2। बोथ द पॉइंट्स p एंड q मूव्स विद इक्वल स्पीड, रॉन्ग है। पॉइंट p है 0 स्पीड, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नीहित सर बताएंगे। अगेन थ्योरी क्वेश्चन बेटा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आपका, देयर इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग टू अ बैटरी थ्रू अ रजिस्टर। इफ आई इज द करंट इन सर्किट, देन इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स देयर इज नो करंट। नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। क्या बोल रहे, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन आई। ये राइट आंसर, ये भी आपको थ्योरी में पूरा सॉल्व करवाया हुआ है ऑलरेडी क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, property which is not of an electromagnetic wave traveling in free space, they are transverse in nature, एकदम ट्रू है। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, ट्रू है। स्पीड ऑफ लाइट का आपको फॉर्मूला बता रखा है, कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 1/√2 और μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये भी सही है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, ये हो जाएगा रॉन्ग, मतलब सेकंड वाला हमारा रॉन्ग है, और हमको यहाँ पर विच इज नॉट ऑफ एन, विच इज नॉट बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, तो कौन सा नहीं है, फोर्थ वाला नहीं है, मींस फोर्थ इज द राइट आंसर। ये हमारे ट्रू सेंटेंस है और ये फॉल्स सेंटेंस, हमको फॉल्स पूछा है तो फोर्थ हमारा राइट आंसर है। टेलीस्कोप के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ बोल रहा है 140 सेंटीमीटर है, आई पीस की फोकल लेंथ बोल रहा है 5 सेंटीमीटर है। मैग्नीफाइंग पावर बताना है टेलीस्कोप की कब, जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। दो टाइप की चीजें होती है, एक फार विजन और एक नियर विजन। यहाँ पर डिस्टेंस के लिए पूछा है, डिस्टेंस के लिए मतलब सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा कि आपका मैग्नीफाइंग पावर का FO/FE, और FO की वैल्यू हमको कितनी गिवन है 140, और FE की वैल्यू कितनी गिवन है आपका आई पीस के लिए कितना गिवन है 5। कट करो, ये 5 to the 10 और ये 5 8 the 40, 28 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, 2 हीटर्स A and B है, पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। दोस टू आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। क्या बोल रहे हैं, दो हीटर है मेरे पास, पावर रेटिंग एक की गिवन है मेरे को 1 किलोवाट और दूसरे की गिवन है मेरे को 2 किलोवाट। मैं ए और बी ले लेता हूं, चलो एक की 1 किलोवाट गिवन है और एक की 2 किलोवाट गिवन है। रेजिस्टेंस के लिए बात करूं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका V²/R, मतलब रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या हो जाएगा आपका मेरे लिए V²/P हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस के लिए मैं बोल सकता हूं V तो सेम लेकर चल रहे हैं हम, तो 1/P जो रेटिंग वाला है रेजिस्टेंस के लिए हम आपका ये बोल सकते हैं। अब मेरे को क्या बोल रहा है, दो टाइप की हीटर है, सबसे पहले दोनों को कनेक्ट करता है सीरीज में, फिर दोनों को कनेक्ट करता है पैरेलल में, और फिर मेरे को उन दोनों का क्या निकालना है, आपका आउटपुट का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, तो सीरीज के लिए मैं 1 किलोवाट के लिए बोलूंगा आपका, तो क्या बोल दूंगा, सीरीज के लिए बात करूं RS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैं बोल देता हूं, या इक्वल टू मैं बोल देता हूं K/1, प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाऊंगा तो इक्वल टू लगा लेता हूं, कुछ कांस्टेंट ले लेता हूं। R2 इक्वल टू कितना बोल देता हूं मैं आपका K/2 बोल देता हूं, ठीक है, क्योंकि पावर कहां पर है, यहां पर अपॉन में है। अब दोनों के लिए सीरीज के लिए बात करूंगा तो RS इक्वल टू R सीरीज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं मैं K + K/2, कितना हो जाएगा ये आपका
आपका 3k/2। पैरेलल के लिए आरपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका k इंटू k/2 अपॉन k प्लस k/2 कितना आ जाएगा निकल के आपका k इंटू k/2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3k/2, 2 खत्म, k खत्म, ये कितना आ गया आपका k/3 आ गया RS और RP। ठीक है, RS और RP की वैल्यू निकल के आ गई हमको। अब लेकिन यहाँ पर पावर के लिए पूछ रहा है। अगेन रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला पता है, पावर के लिए फॉर्मूला अपने को पता है। ठीक है, अपन पावर कितना 1 किलोवाट 2 किलोवाट के लिए पहले सीरीज के लिए बात करूं। सीरीज के लिए पावर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V²/R होता है, तो V² अपॉन R की वैल्यू कितनी आई है सीरीज के लिए 3k/2 निकल के आई है आपका। पावर आउटपुट सीरीज और पैरेलल के लिए वो निकल के आया कितना आपका 3k/2, और पैरेलल के लिए कितना निकल के आया है V² अपॉन पैरेलल के रेजिस्टेंस निकल के आया है आपका k/3। और मेरे को इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है, तो मैं दोनों को आपस में डिवाइड कर दूंगा। क्या क्या V² कैंसिल हो जाएगा, k और k कैंसिल हो जाएगा आपका, ये निकल के आ जाएगा आपका PS अपॉन PP। PS बोलने का मतलब सीरीज के लिए, PP बोलने का मतलब किसके लिए, पैरेलल के लिए है आपका। निकल के कितना आ जाएगा आपका, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 और 3 साथ में आ जाएगा, 3 3 9, 2/9। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपको अगेन एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपका 2 हीटर दिए हैं, एक की पावर 1 किलोवाट दी है, एक की पावर 2 किलोवाट दी है। पहले दोनों को किसमें कनेक्ट करता है, सीरीज में, फिर दोनों को किसमें कनेक्ट करता है, पैरेलल में। और सीरीज और कनेक्शन, सीरीज और पैरेलल के लिए आउटपुट पावर का रेशियो पूछा है। तो सबसे पहली बात रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V²/P बोलूं मैं। V तो दोनों केस में सेम है, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। मैं पहले का रेजिस्टेंस लिखना चाहूंगा, प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटाऊंगा इक्वल टू आएगा, तो हम कांस्टेंट आएगा मल्टीप्लाई में k। R1 इक्वल टू कितना आएगा k/1, R2 इक्वल टू कितना आएगा आपका k/2 आ जाएगा। पहले के लिए पावर 1 वाट इसलिए यहाँ पर 1, दूसरे के लिए पावर कितना 2 किलोवाट इसलिए मैं लिख लिया इसको k/2। देन सीरीज के लिए रेजिस्टेंस दोनों डायरेक्ट ऐड कर दूंगा मैं। पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट होते हैं तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। डायरेक्ट अपन ने क्लास में ये सब चीज पढ़ रखा है। तो k इंटू k/2 अपॉन k प्लस k/2 सॉल्व करोगे निकल के कितना आएगा k/3। अगेन पावर का फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप, V²/R। जब सीरीज के लिए V² अपॉन R, R की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या पुट किया था मैं 3k/2 पुट किया था, निकाला हूं मैं। और पैरेलल के लिए कितना V² अपॉन k/3 पुट किया। V² कैंसिल हुआ, k और k कैंसिल हुआ, 2 किधर चला जाएगा ऊपर, और 3 और 3 यहाँ पर आके मल्टी, ये वाला 3 है यहाँ पर छुप गया, ये वाला 3 मैंने ऑलरेडी बोल रखा है। V² अपॉन ये कितना था 3k/2 था, और ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, और पावर कितना आ जाएगा PS/PP आपका 2/9। तो ये रहा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द टीवी कर्व्स ऑफ एन आइडियल गैस विच T इज द टेम्परेचर एंड V इज वॉल्यूम। 3 अलग अलग प्रेशर लिया गया है और टेम्परेचर और वॉल्यूम का वेरिएशन देखा गया है। आपको बताना है कि जो है कौन सा प्रेशर ज़्यादा है, कौन सा प्रेशर ज़्यादा है। तो ठीक है, हमको पता है आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू μRT। ऑब्वियसली ये जो स्ट्रेट लाइन जो है यही आइडियल गैस की लाइंस होगी, क्योंकि आइडियल इस जो है आइडियल गैस ही जो है प्रॉपरली गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। ठीक है ना, तो प्रेशर P1 की स्ट्रेट लाइन ये है, P2 की स्ट्रेट लाइन ये है, P3 की स्ट्रेट लाइन ये है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता करना है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या P इज इक्वल टू μRT/V, या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/V। एंड व्हाट इज T/V, इट इज द स्लोप ऑफ टीवी ग्राफ, दैट इज स्लोप ऑफ टीवी ग्राफ। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब ये है कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो प्रेशर ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा स्लोप किसका दिख रहा है, P1 का, फिर P2 का और फिर P3 का। तो हम बोल सकते हैं कि P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। तो आंसर आना चाहिए 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है है ना, और आपको इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के करस्पॉन्डिंग, सॉरी पे उसको मैं बैक कर रहा हूँ। आपको जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और आपको इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के करस्पॉन्डिंग आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है। तो चलिए, अच्छा हमको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन। यहाँ पर देखो, इस पहली कंडीशन में देखो यहाँ से यहाँ तक स्लोप जो है स्लोप आपको दिख रहा है पॉजिटिव, और ग्राफ है स्ट्रेट लाइन।
ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो उसका स्लोप होगा कांस्टेंट, उसका स्लोप होगा कांस्टेंट मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और स्लोप पॉजिटिव है मींस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। यहां पर स्लोप जीरो है मींस एक्सेलरेशन जीरो होगा, यहां पर स्लोप निगेटिव है और कांस्टेंट है, मतलब इस इतने पार्ट में एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है। मतलब क्या होना चाहिए, पहले एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए बोलिए, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, फिर एक्सेलरेशन जीरो, फिर नेगेटिव एंड कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर घट रहा है। यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, फिर जीरो हो रहा है इतने टाइम के लिए, और फिर यहाँ आगे में नेक्स्ट कंडीशन में आपको दिख रहा है कि एक्सेलरेशन जो है, सॉरी मैं इसको बैक कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको। नेक्स्ट कंडीशन में आपको दिख रहा था, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव एंड कांस्टेंट है। तो आंसर जो जाना चाहिए बेटा वो जाना चाहिए थर्ड। सो राइट आंसर विल बी थर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा क्या बोल रहा, चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द बैलेंस ब्रिज। ठीक है, बैलेंस ब्रिज पूछा। सबसे पहले प्लस माइनस अपन बैटरी के हिसाब से लगा लेते हैं। ये रहा आपका प्लस, ये रहा आपका माइनस, ये रहा आपका प्लस, ये माइनस, इसके हिसाब से ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, इसके अकॉर्डिंग ये रहा माइनस, ये रहा प्लस। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, ये वाला डायोड है आपका फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, ये वाला डायोड ये माइनस है, मतलब ये भी रहा आपका फॉरवर्ड बायस। ये वाला आपका रिवर्स बायस हो गया, ये प्लस से कनेक्टेड, मतलब ये भी रिवर्स बायस हो गया, मतलब ये ओपन सर्किट हो गया, ये भी ओपन सर्किट हो गया, मींस ये दोनों ऑप्शन हमारे हो ही नहीं सकते। अब बात आई यहाँ पर ये वाला डायोड देखो, दो टाइप का केस होता है डायोड में। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका, दो टाइप का, मतलब डायोड आपका आइडियल है या डायोड आपका रियल है। क्योंकि यदि अगर डायोड आइडियल है, सपोज डायोड ये वाला, इसमें क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका बोल सकता हूं मैं, क्या हो जाएगा आपका जीरो, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, सीधे सीधे निकल गया। यहाँ पर तो इसके लगे होने का तो कोई काम ही नहीं है, मतलब ये वाला भी हो गया रॉन्ग। अब आपको यहाँ पर ये डायोड को मैं ऐसा एज्यूम करके चलूंगा कि ये रियल डायोड हो, कि मींस 10 और इसका इन दोनों का मिला के मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो, मींस आपका ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा विच डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस एंड विच इज इन रिवर्स बायस, कौन सा रिवर्स बायस में, कौन सा फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस के अकॉर्डिंगली आपके ये दोनों पहले ही हो जाएंगे, हट जाएंगे, ओपन सर्किट हो जाएगा। अब बचे यहाँ पर दो फॉरवर्ड बायस के केस, तो इसमें एक हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट, तो वो होगा नहीं। आपका दूसरा वाला डायोड का हम एजम्पशन लेके चलेंगे, सपोज वो रियल डायोड है, आपका आइडियल डायोड नहीं है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको बताएंगे हमारे गौशल सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ द बॉब इन अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, है ना, ओरिजिनल मास, एंड लेंथ इज मेड हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। तो फिर टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब हमको पता है टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये मास पे डिपेंड नहीं करेगा, बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, टाइम पीरियड डिपेंड्स ओनली ऑन दी लेंथ। ठीक है, अब सपोज करो इनिशियल टाइम पीरियड टी है और इनिशियल लेंथ एल ले लेते हैं, फाइनल टाइम पीरियड जो है टी डैश है। कब, जब लेंथ को क्या किया, देखिए जब लेंथ को किया हाफ किया पहले से, तो फाइनल लेंथ हो जा रही है एल बाई 2। ठीक है, तो फाइनल टाइम पीरियड हो जा रहा है टी डैश। अब हम ये लगाएंगे टी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ, तो ये हो जाएगा टी डैश बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब टी डैश के करस्पॉन्डिंग लेंथ है एल बाई 2 और टी के करस्पॉन्डिंग की लेंथ है एल, एल और एल क्या हो जाएगा, कैंसल, ये आ जाएगा 1/√2। सो टाइम पीरियड विल बी, टाइम पीरियड हो जाएगा बेटा, टाइम पीरियड विल बी, टाइम पीरियड इधर जो नया टाइम पीरियड होगा टी डैश से, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा t/√2 या 1/√2 टाइम्स ऑफ इनिशियल टाइम पीरियड या ओरिजिनल टाइम पीरियड। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि द न्यू टाइम पीरियड इज x/2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो अगर मैं इसको x के टर्म में लिखूं तो टी डैश हो जाएगा x/2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल टाइम पीरियड। आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो x/2 इज 1/√2। अगर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये जाएगा x/2 इज इक्वल टू 1/√2, देयरफॉर x हो जाएगा 2/√2। ठीक है, ऑप्शन अगर हम देखें ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए √2 बन जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आ जाएगा, x विल बी √2, है ना, आंसर विल बी x विल बी √2, सो आंसर विल बी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी
The minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of Earth of mass capital M and radius capital R in a circular orbit at an altitude of 2r from the surface of Earth is। अब मान लीजिए कि अर्थ ये है ना, अब मान लेते हैं that this is अर्थ, अर्थ का रेडियस है कैपिटल R, अर्थ का मास है m, ठीक है। हमको सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस से लॉन्च करना है कहाँ तक, टू एन एल्टीट्यूड ऑफ, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट ऑफ 2r, ठीक है। अब यहाँ पर जब सैटेलाइट घूमेगी तो उसकी कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। मान लो यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी है सैटेलाइट की E1 और यहाँ पर टोटल मैकेनिकल, दैट इज ग्राउंड में टोटल मैकेनिकल एनर्जी है E2, तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा दैट इज E1 माइनस E2, कितनी ही एनर्जी हमको देनी पड़ेगी सैटेलाइट को, ठीक है। तो चलिए E1 पहले E2 निकाल लेते हैं। E2 क्या है, सैटेलाइट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज E2। अब सैटेलाइट क्योंकि अभी रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, ठीक है, लेकिन इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज माइनस GM स्मॉल m बाई कैपिटल R, ठीक है। स्मॉल m जो है सैटेलाइट का मास है। वैसे ही हम E1 ले लेते हैं। So this is the total mechanical energy of satellite on the surface of Earth। E1 क्या हो जाएगा, अब सैटेलाइट जब किसी ऑर्बिट पे पार्क होगी तो उसके जो काइनेटिक एनर्जी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी विल, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m इंटू ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर। ऑर्बिटल स्पीड होती है √g इंटू मास ऑफ प्लैनेट या मास ऑफ अर्थ अपॉन r। r मतलब सेंटर से लेके सैटेलाइट की डिस्टेंस, तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा √GM अपॉन R। यहाँ पर स्मॉल r होता है जो कि डिस्टेंस होगा सैटेलाइट का फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से अगर हम बात करें सैटेलाइट की, यहाँ से r हो गया और एक्स्ट्रा जो हाइट है 2r प्लस r, ओवरऑल कितना आ गया 3r, ठीक है। लेकिन उसका स्क्वायर है बेटा, तो ये जो रूट है ये हट जाएगा, तो रूट हटेगा, ठीक है। इसको हम रूट को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा हाफ m इंटू ये हो जाएगा ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट हट रहा है तो ये हो जा रहा है GM बाई 3r। तो ये हो गया E2 दैट इज GM स्मॉल m बाय 6r। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इसके पास, सैटेलाइट के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और हमको निकालना है टोटल मैकेनिकल एनर्जी विच इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल, ये तो हमने निकाला काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगा है ना, प्लस करेंगे तो प्लस और पोटेंशियल एनर्जी का माइनस मिला के माइनस हो जाएगा GM स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा सेंटर से यहाँ तक 3r। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो E1 आ जा रहा है, LCM ले लेंगे 6r GMM माइनस 2GMM, दैट इज ये आ जा रहा है माइनस GM स्मॉल m बाई 6r। तो दिस इज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एट इट्स पार्किंग ऑर्बिट एंड E2 इज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एट द ग्राउंड। तो हमको एनर्जी कितनी देना है, E1 माइनस E2। E1 हमारा आया है माइनस GM स्मॉल m बाई 6r माइनस, और E2 कितना है बेटा, माइनस GMM बाई r, दैट इज LCM अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। LCM हम लेंगे 6r आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस GMM और ये माइनस माइनस प्लस होगा प्लस 6GMM, 6GMM माइनस GMM इज 5GM स्मॉल m। सो ओवरऑल आंसर विल बी 5GMM बाई 6r। ये जो एनर्जी का डिफरेंस होगा इतनी ही एनर्जी हमको सैटेलाइट को देनी पड़ेगी। सो आंसर विल बी 5GMM बाई 6r। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नीहित सर बताएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, शीट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, फोर्स इज नीडेड टू होल्ड द शीट देयर इफ इट इज मैग्नेटिक, एकदम ट्रू है, ठीक है। और क्या है अपना, होल्ड द शीट देयर इफ इट नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक के लिए हो ही नहीं सकता। मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग, एकदम ट्रू है। मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज बोथ नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोलर, पॉसिबल ही नहीं है। मींस A एंड C इज द राइट, A एंड C किसमें, आपका सेकेंड ऑप्शन में। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, हम क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A 10 microfarad capacitor is connected to a 210 volt 50 hertz source, ठीक है। मीन्स आपका यहाँ पर दिया हुआ है 210 volt 50 hertz showing the peak current in the circuit, ठीक है। मेरे को मतलब ERMS दे रखा है, कितना दे रखा है आपका 210, E0 ERMS कितना होता है आपका, E0 बाई
√2। तो यहाँ से आप चाहोगे तो ई नॉट निकाल सकते हो। तो ई नॉट कितना निकल के आएगा, 210√2 निकल के आ जाएगा। अब आपको पूछा पीक करंट इन द सर्किट। पीक करंट मतलब क्या पूछा है आपका, आई नॉट। और ओम्स लॉ मेरा क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, I इक्वल टू V/R हो जाएगा, मीन्स आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई आर। लेकिन यहाँ पर आर नहीं होगा, कैपेसिटिव सर्किट है, प्योरली कैपेसिटिव। इसकी जगह क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा XC। और XC के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, आपका XC के लिए फॉर्मूला होता है 1/ωc। ओमेगा का मतलब क्या होता है आपका 2πf। चलिए कितना आ जाएगा यहाँ पर, आई नॉट इक्वल टू 210√2 इंटू ओमेगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 2πf। f की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे को 50, ठीक है, इंटू सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 0.93 एम्पियर। कैलकुलेशन है पूरा कंप्लीट, सॉल्व करके भी दिखा सकता हूं मैं आपका। चलो सॉल्व कर देता हूं मैं। 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। मीन्स 100 और 10 मिलके क्या हो जाएगा आपका, ये 3 0 हो जाएगा। 3 0 मतलब 10⁻⁻6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -3। अब यहाँ पर भी एक 0 है तो इसको भी हटा दो, इस 0 को भी, तो क्या हो जाएगा ये आपका -2। ये कितना है आपका 21√2, ठीक है। ये 2 आपका पहले ही खत्म हो चुका है, पाई बचा है, 50 भी आपका पहले ही खत्म हो चुका है। पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी 3.14, और 21 इंटू √2 की वैल्यू हो गई आपकी 1.4, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 3.1 अप्रोक्सीमेटली, और ये 10⁻⁻2। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो चाहो तो। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना निकल के आएगा आपके यहाँ 10⁻⁻2। चलो करके दिखा देता हूं मैं। एक काम करते हैं, इसको 0.14, इसको 0.31 लिख देता हूं मैं। अप्रॉक्स में सॉल्व करता हूं, 0.1 इंटू 0.3 लिखूं, और ये रहा आपका 21। मीन्स कितना आ जाएगा ये 3 × 3 0.03 इंटू 21। मल्टीप्लाई करो, 21 इंटू 3 करो, कितना आएगा 3 × 3 3 2 6। नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन के अप्रोक्सीमेशन मेरी गड़बड़ हुई यहाँ पर। देखो बेटा यहाँ पर अपने से गड़बड़ क्या हुई है, एक काम करते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। यहाँ पर आप अप्रोक्स क्या बोल सकते हो, ये 14 3 कितना हो जाएगा आपका, ये 14 3 हो जाएगा आपका, बोल सकते हो 42। हाँ 14 3 42 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका 21 है, और ये आपका 10⁻⁻2 है। और यहाँ पर पे कैलकुलेशन भी 1 2 3 मतलब 0.042 बोल सकते हो आप। और 42 इंटू 20 कर लो, आपका 40 या 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सिर्फ आपका 80 के प्लस में ही आएगा। मीन्स अप्रोक्सीमेटली आप आंसर बोल सकते हो 0.93 एम्पियर। यहाँ पर आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व करके देखिएगा, आपका आंसर एकदम सही आएगा निकल के, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, मेटाबॉलिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस दिस एंड 5 × 10 0.5 × 10⁻11 एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन 10⁻−5 per degree centigrade and length 1 meter and area of cross section 10⁻³ meter square is heated from 0 degree centigrade to 100 degree centigrade without expansion or bending. The compressive फोर्स डेवलप इन इट। अब यहाँ पर ये जो केस है बेटा, ये थर्मल एक्सपांशन का केस है, और हमको पता है कि जो है अल्फा होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ अपॉन राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से del L by L जो हो जाएगा ये हो जाता है अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, और del L by L होता है स्ट्रेन, लेकिन ये टेम्परेचर के कारण हो रहा है इसलिए इसको बोलेंगे थर्मल स्ट्रेन, ठीक है। आपको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। अब हमको पता है यंग्स मॉडुलस होता है थर्मल स्ट्रेस अपॉन थर्मल स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर के कारण हो रहा है इसलिए स्ट्रेस में थर्मल वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ से थर्मल स्ट्रेस हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू थर्मल स्ट्रेन, और थर्मल स्ट्रेन है अल्फा डेल टी। लेकिन आपको चाहिए स्ट्रेस नहीं चाहिए, आपको फोर्स चाहिए, और हमको पता है स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स अपॉन एरिया इज वाई अल्फा डेल टी, देयरफॉर फोर्स हो जाएगा वाई ए अल्फा डेल टी। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फोर्स विल बी, चलिए y की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो यंग्स मॉडुलस है 0.5 इंटू 10⁻11 इंटू सारी चीजें ऐसा यूनिट में दी है इसलिए हमको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10⁻⁻3, अल्फा थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है 10⁻⁻5, और चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है 0 से 100 हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है 100 - 0 इज 100। चलिए वैल्यूज पुट करके फोर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए
10 की पावर 11 है ना, 10 की पावर 11 में से ये दिया 10 की पावर -3 और ये -5 करके 10 की पावर 8 हो गया, सॉरी 10 की पावर -8 और 11 में से 10 की पावर 3 हुआ, 0.5 इंटू 100 करेंगे तो 50, तो 50 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन हम बोल सकते हैं आंसर, 50 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, दैट इज आंसर विल बी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नीज सर बताएंगे। बहुत रखने दो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एन आयरन बार ऑफ लेंथ L हैज मैग्नेटिक मोमेंटम M and it is bent at the middle of length such that two arms make an angle of 60 degree with each other. The magnetic moment of the new material. सबसे पहले मैं बोल दूं आपका ये रहा आपका पुराना वाला केस, ये वाली लेंथ ले लेता हूँ M, ये M, ये रहा आपका -M पोल स्ट्रेंथ, M इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ L इंटू M बोल सकता हूँ मैं ये, ठीक है, ये L ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, बेंड कर दिया। कितने एंगल पे बेंड किया मैं बोल रहा हूँ आपका 60 डिग्री पे, और मिड से बेंड किया मतलब ये L/2 होगा, ये L/2 होगा आपका। अब भैया यदि अगर देखो L/2 है, L/2 और ये एंगल 60 डिग्री है, मींस इट्स ऑब्वियस है कि ये एंगल भी क्या होना है, 60 होना है, मतलब ये भी कितना हो गया आपका L/2 हो गया। मतलब नया वाला जो आपका मोमेंटम आएगा वो क्या आ जाएगा आपका M इंटू L/2, और ये तो क्या था आपका, ये नया, ये जो है आपका M इंटू L क्या था, पुराना वाला था, मतलब M डैश इक्वल टू क्या बोल दूंगा मैं आपका M/2, तो M/2 कौन सा है आपका, सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन थ्योरी है ये आपका। इफ प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी आर मूव क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, दोनों प्लेट को यदि अगर मैं एक दूसरे के पास लेकर जाता हूं तो क्या होता है, चार्जेस जो स्टोर होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, और क्या होता है, एनर्जी स्टोर इन इट क्या होती है आपका, डिक्रीज होती है, ठीक है। नहीं, एनर्जी जो स्टोर है आपका डिक्रीज नहीं होती है, ये आपका इंक्रीज रहेगी, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होता है, पास में आएंगे तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, D की वैल्यू कम करूंगा तो कैपेसिटेंस, तो इस ऑब्वियस सी बात है ये आपका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ठीक है। और क्या, रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, ठीक है, रेशियो को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, चार्ज किसके किसके, चार्ज और पोटेंशियल के लिए, ठीक है। ये भी आपका हो गया ट्रू, नहीं ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, रेशियो भी चेंज होगा। नेक्स्ट क्या बोलता है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, Q इक्वल टू क्या बोलते हैं हम आपका C इंटू V, ठीक है, चार्ज और वोल्टेज का प्रोडक्ट, ठीक है, Q और V का प्रोडक्ट, जी हाँ बिल्कुल, Q और V का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी बढ़ेगा। मींस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, A सही है आपका, C सही है, E सही है, A C और E मींस सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे गौशल सर। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको पता है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला अल्फा टी स्क्वायर का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो बीटा इंटू टी का होगा, क्योंकि सेम डायमेंशंस की क्वांटिटी ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अल्फा टी स्क्वायर बाई बीटा टी इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी आप 1 कर सकते हो। यहाँ से टी और एक टी कैंसिल होगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ से अल्फा टी बाई बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा टी बाई बीटा का रिजल्टेंट 1 आ रहा है, 1 इज अ डायमेंशनलेस नंबर, तो आंसर क्या आ जाएगा, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इज अल्फा टी बाई बीटा, सो आंसर विल बी